कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो मुझे बहुत पसंद है, और उसके लिए भी ना पहले एक चीज़ बता तुम लोगों को, इनकम टैक्स स्लैब सुना है क्या तुम लोगों ने कभी? तो देखो इनकम टैक्स स्लैब्स कैसे होता है ना कि अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हारे को यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है और ये हर साल चेंज होते हैं, प्रीटी पॉसिबल इस साल ही चेंज हो गए हो, ठीक है ना। ये बुक जबकि भी है उसमें ये दिया गया है डेटा, अभी तुम्हारे स्कूल वाले को चेंज करवाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लोगों को निकालना आ जाएगा। ये करेक्ट है, कितना पैसा देखो टैक्स लगेगा। अपन पहले टैक्सेबल इनकम भी निकालना सीखेंगे, वो सब कुछ सीखेंगे। तो देखो मेरे को ना इसके हिसाब से बता रहा हूँ, एंड दिस इज टिल आई वॉज इन इंजीनियरिंग के, आई वुड से लास्ट ईयर वगैरह तक के, तब तक की बात है। जैसे तब का स्लैब है, मान लो 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के इंसान को 0 रुपीज़ टैक्स लग रहा है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के का उसको 5% लगने वाला है, ठीक है। तो मुझे क्या लगता था भाई 2,49,999 रख दे, एक भी रुपये टैक्स नहीं बना पड़ना। तूने 2.5 लाख यानी 2,50,000 1 रुपये गलती से कर दिया, डायरेक्ट फ्लैट 5% लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं तुमको एक सिंपलर स्लैब बना के देता हूँ। अगर मैं तुमको बोल दिया 0 से 50 रुपीज़ तक के नो टैक्स, 50 से लेके 100 तक के में 10% टैक्स, और 100 से लेके 200 रुपये तक के में 20% टैक्स, ठीक है। और तुम्हारी इनकम है मान लो 180 रुपीज़, तो पहले 0 से 50 के ऊपर आपको 0 रुपीज़ भरने पड़ेंगे टैक्स, इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है। फिर 50 यानी 51 से लेके 100 रुपये नहीं, 50 रुपये के ऊपर आपको 10% मतलब 5 रुपये टैक्स भरने पड़ेंगे। फिर 101 रुपये से लेके 180 यानी ये 80 रुपये के ऊपर आपको 20% में 16 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। तो पूरा मिला के 21 रुपये टैक्स भरना पड़ता है। मुझे क्या लगता था, ओ शिट, मेरे 180 रुपये मतलब मैं ये टैक्स लाभ में आपको 180 का 20% 36 रुपये मैं तो डूब गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक जस्ट मैं आपको एक मेरा बेसिक था जो मैंने आई वॉज अप्रोक्सीमेटली 21, 22 वट एवर एज, तब तक मुझे लगता था। तो ये ऐसा नहीं है, यू आर ब्लेस्ड, तुमको 11th में ये चीज़ें बताई जा रही है। नॉट दैट तुम एकदम से बैठ के अपने टैक्स निकालने के टैक्स भर रहे हो, बट यू शुड बी नोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर मुझे लेटर पता चला कि एग्जैक्ट सेम तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काउंट होता है, कि पहले कुछ यूनिट्स के लिए इतना पर यूनिट बिल आता है, फिर उसके बाद में इतना, फिर उसके बाद में इतना। बट चलो छोड़ो वो सब पे जाने के पहले डायरेक्ट टैक्स काय पर लगता है, तो आप लोगों की जो इनकम रहती है उसके ऊपर। इफ़ यू कंटिन्यू विथ कॉमर्स एंड योर लाइक आफ्टर 12th, नॉट रियली श्योर कौन से सब्जेक्ट्स में, सीए के प्रिपरेशन में ना आप लोगों को टैक्सेशन जब आता है तब आपको ऐसा लगेगा डायरेक्ट टैक्स के लिए भी ना आपके अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम्स का अलग अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप सैलरीड हो तो उसकी इनकम को अलग तरीके से काउंट किया जाता है। आप बिजनेस प्रोफेशनल हो तो उसकी इसको अलग तरीके से किया जाता है। आपने अपने घर वर को रेंट पे दिया हुआ तो रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है उसको अलग। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब उसमें भी चीज़ें रहती है। आई थिंक लॉटरी वॉटरी में अगर आप जीत रहे हो, कोई क्विज प्राइज वगैरह में जीत रहे हो तो उससे अलग। और आई थिंक तो कैपिटल गेन टैक्स करके होता है, मतलब क्या, स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है या इंटरेस्ट पे चढ़ाया हुआ है पैसा वगैरह, वो यानी बहुत सारी चीज़ रहती है उसके अंदर, मैं बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ। तो अलग अलग सोर्सेज से इनकम आती है, उनका अलग अलग तरीका होता है कैलकुलेट करने का। तुमको लकीली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो रहता है 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक काउंट किया जाता है। इसके बीच के इनकम को 1 साल की इनकम बोला जाता है। यूएस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना जाता है, ठीक है ना। बट वी आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग अबाउट यूएस, अभी इंडिया का ही कर रहे हैं। असेस देखो पहले ये हो गया। अब असेसमेंट ईयर, तुमने जिस साल इनकम कमाएगा तब तुम कैलकुलेट कर लोगे क्या, कि तुम मान लो मार्च 2021 में शुरू हुआ है तुम्हारा 2022, अप्रैल 2021 और मार्च 2022 में खत्म होने वाला है, दिसंबर में बैठ के पूरा कैलकुलेट कर लूँगा कि भाई मैं तो इतना कमाने वाला हूँ, साल भर में ये रहा टैक्स ले ले। नहीं, तुम पहले साल भर पूरा पैसा कमाते हो, फिर वो डेटा असेस करने के लिए अगले साल तुम अपने सीए के पास भेजते हो, जो भी करते हो, फिर वो असेस करता है, तो उसे असेसमेंट ईयर बोला जाता है। तुम्हारा जो फाइनेंशियल ईयर था जिसका पैसा तक हो रहा है, उसके अगले साल को क्या बोला जाता है, असेसमेंट ईयर। यहाँ तक है, ठीक है। ग्रॉस इनकम मतलब क्या होता है, टोटल पैसा जो तुम्हारे पास आया, ठीक है ना। मनानी बेटा वो दरवाजा लगा दे, वो दरवाजा लगा दे, वो वाला, हाँ। यहाँ तक है, ठीक है तुम लोगों का ग्रॉस इनकम। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस का मतलब क्या हो जाता है, तुम्हारा जो पूरा पैसा जो तुमने कमाया है वो पूरे का पैसे पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, उसके ऊपर तुमको कुछ कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट की जाती है। चल ठीक है, इसके ऊपर तो टैक्स मत भर, ये मान लेते तेरे इनकम का पार्ट नहीं, ये तेरे इनकम का पार्ट नहीं है, तेरे इनकम का पार्ट नहीं है,
तो हम लोगों को कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस याद रखने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है और मैंने एक बहुत ही घिनौना सा ट्रिक बनाया है इसको याद रखने का, ठीक है, बट ठीक है देख लेंगे। सबसे पहले अपन सैलरीड एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो राघव को एक जॉब लगी है, एनुअली उसको 10 लाख रुपए मिलने वाला है, तो बेटा 10 लाख रुपए उसका पूरा का पूरा टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, उसका कोई रॉ मटेरियल तो लगेगा नहीं। ये एक बिजनेसमैन है, वो उसे 10 लाख रुपए आया है कहीं से, कोई पार्टी 10 लाख रुपए भरा है, बट उसके लिए राघव को अपने घर पे दुकान के ऊपर 4 बंदे लगाने पड़े, रॉ मटेरियल मंगाना पड़ा, उसके ऊपर काम करना पड़ा, बिजली लगानी पड़ी, वो भेजनी पड़ी, क्या बोलते हैं मटेरियल भेजने का कॉस्ट लगा, बहुत चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगा, बहुत चीज़ें लगी। तो वो कट कट के उसको 8 लाख रुपए लगा था, 10 लाख रुपए उसने लाया, 2 लाख रुपए इनकम हुई ना उसकी। बट क्या सैलरीड वाले का ये होता है क्या? ये मत बोलना सर 4 साल पढ़ाई की थी वो पैसा नहीं, भाई वो एक इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ थी। तुम्हारे सैलरी वाले जो रहते हैं उनको फोकट का पूरा पूरा पैसा मिलता है अपने समय का, तो ऐसा नहीं है। कई बार ना ये सैलरीड वाले से राघव नागपुर का है, बट ये बंदे को मुंबई में काम करने जाना पड़ रहा है, तो इसको वहाँ पे रेंट भरना पड़ेगा, तो वो 10 लाख रुपए कमाने के लिए इसको अपने जेब से कुछ पैसा भरना पड़ रहा है, तो ये उसका कॉस्ट हो जा रहा है, तो ये उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है, हाउस रेंटल अलाउंस एग्जेम्पशन मिल जाता है उसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले HRA, a salaried individual who lives in a rented house can get benefit of HRA exemption. This could be totally or partially exempted from taxable income. अब देखो, अब लोगों को क्या लगता है भाई 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, सब एग्जेम्पशन में हो जाएगा, मैं रह लेता हूँ भाई सबसे महंगे कॉलोनी में, सबसे महंगे घर में, वो अकेला लूंगा मैं 4 BHK पेंट हाउस, वैसा नहीं है, तो फिर वो पार्शियली एग्जेम्प्टेड रहेगा, तो एक लिमिट रहती है उसकी, ठीक है। इफ द पर्सन इज नॉट लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, फॉर एग्जाम्पल राघव है नागपुर का, और उसका मुंबई में भी घर है, वो वहाँ पे रह रहा है जहाँ पे रेंट नहीं भरना पड़ रहा है, तो आपको ये रेंटल एग्जाम्पशन जो था वो नहीं मिलेगा। या अपने चाचा के यहाँ पे भी रह रहा है या दोस्त के यहाँ पे भी रह रहा है, तो भी उसे मिलेगा नहीं, अनलेस वो टैक्स रेंट स्लिप्स दिखा पाए। इसलिए मेजरली लोग क्या करते हैं ना, होगा उसे चाचा का, चचेरे भाई का, किसी का तो भी होगा, बट वो उसको ये बोलता है कि काम कर तू मेरे को फेक रेंटल वो इनवॉइसेस बना दे, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये की, तो 50,000 रुपये की मेरे को रेंटल जो आ रहा है वो जो होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोगों को, तो मेरे को टैक्स बच जाएगा, मैं 30% स्लैब पे, तो मेरे को 15,000 रुपये बच जाएगा भाई मेरे, करेक्ट। 15,000 का 10 तू रखना, 5 में रख लूँगा, मेरे को कमाने को मिल रहा है, तेरे को कमाने को मिल रहा है, सॉर्ट ऑफ। ये सब है ना, वो तो बहुत बेसिक चोचले है, मेरे को इतना ही आता है क्योंकि मैंने CA नहीं किया हुआ है। तुम लोग जब CA BA करोगे तुमको बहुत अच्छे अच्छे चोचले सिखाए जाएंगे, बट नॉट गेटिंग इनटू दिस चोचलापना। आगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब इसके सिवाय भी ना बेटा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलता है। ये ऐसा रहता है कि हाँ 10 लाख रुपए तू कमा रहा है, बट उसमें 10 लाख रुपए कमाने में भी तेरे कई खर्चे लग रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल एक्सपेंस लग रहा होगा तुझे, क्लोथिंग एक्सपेंस लग रहा होगा, कभी ABC एक्सपेंस, XYZ एक्सपेंस, बहुत सैलरी लोगों को बहुत लगता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ पे अगर एक मेड भी आती है तो रोज आने जाने का एक अलग खर्चा लग जाता है, ठीक है। उसके सिवाय कभी उसको ID कार्ड बनवाना पड़ रहा है, कभी ये बनवाना पड़ रहा है, कभी वो बनवाना पड़ रहा है, अपने घर वाले देते नहीं उसका पैसा, ये सब कुछ करना पड़ जाता है, तो वो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयज को कितना मिल जाता है, 50,000 रुपए का। यहाँ तक है, ठीक है। अब इसके सिवाय कुछ और डिडक्शंस है जो तुम लोगों को अलग अलग प्रोविजंस में मिलते हैं। एक, तुम थोड़े से बड़े हो गए कभी ना, तो तुम लोग टैक्स वगैरह भरने का चल रहा है, कोई पापा CA BA से बात कर रहे हो, तो 80C वर्ड तुम लोग कई बार सुनने वाले हो, ठीक है ना। सेक्शन 80C के अंदर एक इंसान को मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो ये क्या होता है, अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी स्कीम में पैसा लगाया है तो सबसे पहला है बेटा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस पता है क्या होता है, LIC वगैरह जो आते हैं वैसा, उसे जो प्रीमियम भरना पड़ता है हर साल, तुम लोग कुछ प्रीमियम भर रहे हो, मतलब 5 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, ठीक है। तो तुम लोगों का वो प्रीमियम का एक ELSS स्कीम करके होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मुझे कोई आइडिया नहीं इसका, कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम लग रही है, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये EPF प्रोविडेंट फंड, PF वगैरह आप सुनोगे आगे, तो वो उसमें का आप जो भी कर रहे हो इन्वेस्ट उसका। जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रिंसिपल पेमेंट ऑन हाउस लोन, अब ये इसका मतलब समझो, आप लोगों ने अगर एक घर खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है, उसमें का 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था फॉर एग्जांपल, हर साल आप लोगों को 10 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, इतना रहता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तुमने 11 लाख रुपए अगर भरा है तो बेसिकली 10 लाख तुमने इंटरेस्ट भरा है और 1 लाख तुमने प्रिंसिपल कम किया है,
तो वो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट नहीं है ये क्या है, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन। नेक्स्ट ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब ट्यूशन फीस मतलब एसेट अकेडमी की ट्यूशन फीस नहीं अलाउड होती है, ठीक है ना। जो तुम लोग स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर तुम लोग देखोगे वहाँ पे अलग अलग फीस लिखी हुई जो आती है, एक स्पोर्ट्स फीस लिखी हुई आती होगी मे बी, एक ट्यूशन फीस जो रहती है वो जो रहती है उसमें भी सिर्फ 2 बच्चों का, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो एल्डर 2 बच्चे रहते हैं उनकी फीस अलाउड रहती है। तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चे की ट्यूशन फीस तुम्हारे को एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगी, ठीक है ना। वैसे भी तुम्हारी स्कूलों की इतनी फीस हो गई है कि ये एग्जामिशन मांगने के पहले ये बची जगह पे एग्जामिशन मिलना शुरू हो जाता है, बट नेवर माइंड। पीपीएफ अकाउंट, ठीक है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कुछ होता है ये, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है ना। मेरा नेशनल पेंशन स्कीम में तो इन्वेस्टेड है, मैं लाइफ इंश्योरेंस के इसमें है, मेरा जितना मुझे पता है, बचे मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है ना। मैं मेरे होने के बेटा अभी तक है अनफॉर्चुनेटली, हाँ। और मैं वो थोड़ा जानते, हाँ ये जो है ये सब के इसमें 80C में आपको रिडक्शन मिलेगा, कितने का, वैसे यस हाँ, बट अभी अपन लोग, हाँ अभी ये बिजनेस के लिए भी किसी भी इंडिविजुअल के अलाउड है, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली ना, ये सब चीज़ें क्यों लाई गई थी, ये अभी की नहीं है, बहुत पहले की, ठीक है। वो 1.5 का 2.5 हो जाए या 75 हो, मुझे नहीं पता है। वो इसलिए की गई थी क्योंकि हम लोग एज इंडियंस इंश्योरेंस में बिलीव ही नहीं करते थे। हम लोग आज भी इंडियंस ना इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते। हमारे इसमें मेजरली मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया जाता है, बहुत ही बस करवाने के नाम पे करवाया जाता है। हम लोग मोटर व्हीकल इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, खुद की लाइफ का नहीं करवाते, क्योंकि हम लोग इनमें मानते ही नहीं है। 2 LIC जो अपना है वो इतना बड़ा इंश्योरेंस का है, बट स्टिल हम लोग मानते नहीं, क्योंकि इतनी मेच्योरिटी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को कि भाई तेरे पैसे बच जाएंगे वाला बेवकूफ़ बना के लोगों को खुद का फ्यूचर बचाने के चक्कर में कराना पड़ता है। यही अगर आप लोग US वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा इतना ज़्यादा चार्ज किया जाता है, बहुत हाई, बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ हाई, टैक्स भी बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ हाई, बट वहाँ पे सब लोग तब भी करते हैं। मैं तुमको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने एक दिन के लिए कार रेंट पे ली थी, ठीक है, कुछ $30 से $40, मैं बहुत डिसेंट सी कार ली थी। मेरा इंश्योरेंस था $80 का, उस पर एक दिन का पर डे का $80 था, मैंने एक ही दिन के लिए लिया था। $80 मतलब 7,000 के ऊपर चले गया, 6,500 रुपये, तो 6,500 रुपये के आसपास तो हो ही गया है। वो कार है समझ लो 3,000 की है, 6,500 रुपये का ये हो गया है। पेट्रोल वेट्रोल बहुत सस्ता है वहाँ पे इतना कंपैरिजन में, तो वो क्यों, कि बेटा वहाँ पे कैसा था ना, अगर इंश्योरेंस पे है आपकी गाड़ी, तुमने जाके गाड़ी को ठोक के बिल्कुल चूरा भी कर दिया तो तुम्हारे को कुछ नहीं होना है, तुम्हारे को 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा। ये थे तू यहाँ पे भी ना, इंडिया में भी अगर रेंटल कार्स लेगा प्रॉपर कंपनियों से जो रहते हैं, आजकल कौन सी गाड़ियाँ रहती है वो कार 24/7 नहीं, अरे एक बहुत फेमस है ना जो रेंट पे देती है गाड़ी, तुम खुद चला लो, जो भी तू उस पर लेगा तुमको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा उनसे, वो पर डे पर सिंगल डे वगैरह वाला, ठीक है ना। और उस पर भी कैसा है कि अगर तेरे नाम पे है गाड़ी ली हुई और तेरे नाम पे इंश्योरेंस, अगर भूमिका चला रही थी तो नहीं मिलेगा, अगर तू चला रहा है तो ही मिलेगा। हाँ तुमने जाके ठोक दिया, ठीक है, तुम्हारे को 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा उसका, पूरी की पूरी कार चमक चुमक के वो लोग वापस से रिटर्न करेंगे, पूरा पैसा इंश्योरेंस वाले भरेंगे, वैसा रहता है। तो इसके लिए क्योंकि मेरे को ड्राइविंग आती है, बट भाई इंडिया के बाहर अपन इतवारी छाप लोग हैं, अपन गए चलाते हैं, वहाँ पे गलतियाँ ठुक गई तो भाई एक तो क्या है ना, अगर मान लो मेरे ठुक गई और सामने वाले को भी कुछ हो गया, बट मैंने अगर इंश्योरेंस किया हुआ है तो मुझे ना तो मेरा बिल भरना है ना सामने वाले का भरना पड़ेगा ऐसा में। तो ये सब के कारण इंश्योरेंस जो इंडिया लेती नहीं थी तो उसको प्रमोट करने के हिसाब से करवाया गया था। या तुम लोगों ने ये सुना होगा कि US वगैरह में हेल्थ फैसिलिटीज़ वैसे तो बहुत अच्छी, पर बहुत महंगी है, क्रेजी महंगी है। उसे रीज़न ये है, अगेन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, डॉक्टर को पेमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है, बट स्टिल लोग वहाँ पर जो है अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। जिनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है वो लोगों को बहुत परेशानी होती है। ये फिर क्या होता है ना, ये लोग फिर इंडिया आके अपना ऑपरेशन जो छोटा मोटा होता है वो कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ का था, तो उसने मुझे बताया था ये होता है ना अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन। तुम्हें क्या लगता है इंडिया में क्या कॉस्ट होगा विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन का? मुझे आइडिया नहीं है। 50,000 रुपये इंडिया में? 10,000 रुपये? मेरे को नहीं पता भाई, 50,000 भी हो सकता है। चलो 10,000 रुपये पकड़ लो। US में 1,80,000 रुपये उसका चार्ज था। वो तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है इसलिए ठीक है, बट उसके हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ एक दांत निकलना अलाउड था, तो दूसरा दांत वो नागपुर में इंडिया में आके निकलवाई थी उसने। वेरी कॉमन थिंग। इनफैक्ट कई कंट्रियों में ये एक्सपेंसेस इतने महंगे होते हैं। तुमने कभी सुना मेडिकल टूरिज्म वर्ड ये सुना है क्या?
ये लोग ट्रैवल करते हैं इंडिया में, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, अपना ऑपरेशन कराते हैं, फिर वापस से जाते हैं, तो भी उनको सस्ता पड़ जाता है अपनी खुद की कंट्री में कराने के। बट अगेन वहाँ पे इंश्योरेंस कवर करता है, अपने यहाँ पे भी इंश्योरेंस सब चीज़ें कवर करता है, बट अपन लेते ही नहीं है, प्रॉब्लम वो आ जाता है। तो ये ऐसे अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम्स लाई गई थी, ये स्कीम्स आई गई थी, इसमें 1.5 लाख रुपए का आपको एग्जेम्पशन था। बट सुनो, तुमने इसके अंदर 5 लाख भी इन्वेस्ट किए हो तो भी तुमको 1.5 लाख का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। तुमने 80,000 किए हो तो 80,000 का ही मिलेगा। मैक्सिमम तुमको 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिल सकता है। यहाँ तक ठीक है। हाँ, एक ही इसमें या पूरे मिला के 2 लाख की है, फिर 1.5 लाख रुपए हट जाएगा तुम्हारे इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर 80D। तो ये मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम वो 80D में तुम्हारे को एग्जेम्प्टेड रहता है अप टू 25,000 रुपए। ठीक है ना। अब ये प्रीमियम इंसान खुद का, फैमिली का या डिपेंडेंट पेरेंट्स का भर सकता है। डिपेंडेंट पेरेंट्स मतलब समझता है क्या होता है? नहीं, वैसे तो ये, हाँ, वैसे वो सास ससुर वाले भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, मेरे को ऐसा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है। इसे भाई तुम्हारे साथ फैमिली का मतलब क्या होता है? नहीं, तो अब देखो, फैमिली का भी डेफिनेशन ना वैसे सेक्शन टू सेक्शन में डिफर करता है, से लेके बहुत अलग अलग होता है। मेरे को नहीं पता है, ये एक एक वर्ड पूरे रूल को चेंज करा देता है। तो मैं जॉइंट फैमिली वाला हूँ, मेरे क्या चलते चाचा का बेटा जो है तो मेरा भाई छुआ ना भाई, पर नहीं, वो फैमिली नहीं माना जाएगा। अगर डेफिनेशन में है यू ऊपर के 2, तुम्हारे नीचे के 2 और आजू वाला। आजू वाला मतलब तुम्हारी वाइफ। ठीक है। सिबलिंग्स भी काउंट होते नहीं होते मुझे नहीं पता है, तुम लोगों को इतना कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं अभी। वो तुम जैसे ही सीए की पढ़ाई करना शुरू करोगे तब तुम्हारे को एक एक बार डेफिनेशन समझाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर दिस थिंग, डिफाइन ऑफिस। ऑफिस का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है ना। अब देखो, अगर उसका डेफिनेशन पहले केस में देखा जाए तो वो कुछ तक 4 दीवारी के अंदर बने थे, एनक्लोज स्पेस वगैरह का इसमें का। तो लोगों ने इसका बहुत मिसयूज किया, लोगों ने अपने छज्जे को उड़ा दिया, एनक्लोज नहीं है। ठीक है। लोगों ने कार में अपना बिजनेस शुरू कर दिया, कार में बैठ के काम कर रहे हैं, बिल्डिंग नहीं है ये, ऐसे करके। तो चीज़ों का वर्क प्लेस का भी शायद कुछ होगा। तो ये सब चीज़ों का ही एक्चुअली जो सीए लोग रहते हैं ना, बैठ बैठ के चीरफाड़ कर करके कहाँ से तुम्हारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ये दिया हुआ है, अपन डेफिनेशन में नहीं बैठ रहे। तो वो तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तुमने वर्ड सुना है क्या? ये स्टेटमेंट रादर, तो ये वही रहता है कि सबको पता है क्या है, पर वो क्योंकि सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है इसलिए हम उसको गलत तरीके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बट नेवर माइंड। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, 80D के अंदर हम लोगों को क्या मिल रहा था, 25,000 तक का हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस रादर पे हमको प्रीमियम पे, जो प्रीमियम पे करते हो एनुअली, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा एग्जेम्पशन। नेक्स्ट है बेटा होम लोन, सेक्शन 24 के अंदर आता है। तो बेटा इसके अंदर तुमको 2 लाख तक के इंटरेस्ट पेमेंट पे मिलने वाला है। देखो प्रिंसिपल पेमेंट में 80C में था, यहाँ पे सेक्शन 24 में 2 लाख तक का इंटरेस्ट जो तुम पे कर रहे हो होम लोन का, उसका तुम्हारे को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तुमने 2 के ऊपर किया तो 2 ही का मिलेगा, 2 के कम किया तो जितना किया वो उतना ही मिलना है। ठीक है। इसी कारण से ना कई बार लोगों का पैसा तो होता है, ठीक है ना, घर बनाने का, बट स्टिल वो लोग लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो भरना रहेगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उसका प्रिंसिपल जो भरेंगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ वैसे कैलकुलेट करके सीए लोग इन लोगों को बताते हैं कितने का लोन ले लो, कितना अपना जेब से डाल लो कि तुम्हारे को फायदा हो जाए। तो सब इंसान चाहते हैं ना अपने खुद के जेब का पैसा अगर जेब में रहे तो उसको अपन लोग कहीं और इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं। इससे अच्छा बैंक से उठाओ, लोन सस्ते में मिल रहा है और साला एग्जेम्पशन भी मिल रहा है, बधाई हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है होम लोन चल रहा है 25%, मैं एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कितना चलता है, 25% पर एनम चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। बट मुझे पता है जिस बिजनेस में मैं हूँ वो बिजनेस का पैसा मैं हर साल 35% में ग्रो कर सकता हूँ, तो मैं तो लोन लेके करूँगा। उसके ऊपर मेरे को 2 लाख का हर साल का टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। तो 2 लाख का पूरा टैक्स बेनिफिट नहीं, मेरे इनकम में 2 लाख कम हो जाएगा। मैं हूँ अमीर भाई, करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए का कम हुए मतलब उसका 30% मेरा टैक्स कम होने वाला है, मतलब 60,000 रुपये उसके बच गए। प्रिंसिपल जो भरूंगा तो 1.5 लाख रुपए को जो इधर तो घुमाना पड़ रहा था मुझे, इसमें इन्वेस्ट कर उसमें इन्वेस्ट कर, उस जगह वहां पर मैं बचा लूंगा मेरा। और तो ये सब चीजें वैसे प्लान अप की जाती है। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर 80E। तो अब बेटा ये देखो, एजुकेशन लोन सुन लो, फॉर स्पाउस
और चिल्ड्रन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड, ठीक है ना, ये इस पे मिलता है आपको 80E के अंदर आप लोगों को, ठीक है ना, जो भी आप लोगों ने ये लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है उसके ऊपर, सही है ना। और पर ये सिर्फ 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक के चलता है। अगेन आप लोगों को इतने ज़्यादा डेप्थ में याद नहीं रखना है कि 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक के चल रहा है। 80E पे एजुकेशन लोन पे स्पाउस के लिए या बच्चों के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 80G, बेटा अब ये सब के सब डोनेशन स्कीम्स है, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी कैसा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अगर आप डोनेट करोगे, जितना भी करोगे डायरेक्ट 100% आप लोगों को मिल जाएगा। ये ऐसे कई सारे स्कीम्स है। अब इसके अंदर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के अंदर आप डालोगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अभी ये जब ये कोरोना आया तो कौन सा आया था तब यार, पीएम फंड, पीएम केयर्स फंड, ठीक है ना, एक आया था तब फंड, तो उसके अंदर भी आई थिंक 100% डोनेशन वाला काम चलता है। वैसे अगेन ये किया अच्छी चीज के लिए गया है, तुम करो, गवर्नमेंट उस पे से जब पैसा आता है उस पे से गवर्नमेंट करते, कंट्री के ऊपर स्पेंड करते, बट हाँ इसके अंदर करप्शन बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अंबानी हूँ, यानी अंबानी मतलब मैं अंबानी नहीं, मेरे बहुत पैसा है, मेरे को चाहिए है करके गवर्नमेंट जो भी प्रेजेंट वाली है वो कुछ स्कीम चेंज करे या कुछ टैक्स का या फिर कोई भी मुझे प्रोजेक्ट दे, तो जो मेरे को पैसा जो खिलाना पड़ रहा है, तो पैसा डायरेक्टली खिलाने की जगह पे मैं ये सब स्कीम्स में डालता हूँ, उनको बताता हूँ देखो मैंने स्कीम में 1 करोड़ 100 करोड़ डाला है, तो उनको वो पैसा उनको मिलता है, वो उससे जो भी काम करते हो, मैं नहीं बोल रहा क्या करते हो लोग, उससे जो भी काम कर रहे हैं, मेरे को एक तो देखो 100 करोड़ जिसके ऊपर मेरे को 33 यानी 30 करोड़ के आसपास टैक्स लगने वाला था, तो 30 करोड़ तो बढ़िया देखा, 70 करोड़ ही मैंने एक्सपेंड किया, गवर्नमेंट का 100 करोड़ रुपए आ गए, गवर्नमेंट खुश, अपन खुश, अपने काम हो गए, सस्ते में काम हो गए देखा है तो। बट ये उसके लिए नहीं लाया हुआ है, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें, समझा ये चीज़ें क्या हुई है। एक बार ना गो थ्रू करो ये सब की सब इनकम टैक्स की जो तुमको यहाँ पे जो दिया गया ना, पूरा वहाँ से लेके टिल ये बिफोर नोट तक का 80 TTA, सॉरी हाँ 80 TTA क्या हो जाता है बेटा, एक बंदा एन इंडिविजुअल कैन अवेल अप टू 10,000 रुपए डिडक्शन, जो सेविंग अकाउंट आता है ना बैंक में, सेविंग अकाउंट, उस पर तुम्हारे को क्वार्टरली मंथली एनुअली जो इंटरेस्ट आता है, आजकल बैंक का अलग अलग हो गया है, मेरे बैंक में क्वार्टरली पैसा आता है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली वाला जो रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। तुम्हारा जैसे भी आ रहा है, अगर पूरे साल भर में 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट तुम्हारे बैंक के सेविंग अकाउंट के पैसे पे आया है तो वो 80 TT के अंदर डिडक्टेड होता है, उससे ज़्यादा का आया है तो 10,000 का ही आपको एग्जाम्पशन रहेगा, बचा आपको भरना पड़ जाएगा, ठीक है ना। एक बार के लिए यहाँ तक के आप लोग पढ़ लो बेटा। और ये
किसके 100% है, किसके 50% है, वो याद मत करना, ठीक है ना। तुम लोगों को पूरा एग्जाम्पशन ले लेना, अगर नहीं पे क्या नहीं पूछते हो रही को, हाँ अगर रहेगा ना तो ब्रैकेट में दे देगा कि प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड में 50% ही मिलता है एग्जाम्पशन, वो दे देगा, तुमको इतना याद नहीं रखना है, पर तुम लोगों को सेक्शन से याद रखना है, 80C 80D 80E 80D। अब देखिए गाइस, जब तुम लोग पूरे जो डिडक्शंस रहते हैं वो तुम्हारी इनकम से हटा लेते हो, तब उसे बोला जाता है टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। तो देखो टैक्सेबल इनकम क्या है, ग्रॉस इनकम माइनस सबके एग्जेम्पशन और डिडक्शन से वो हटा दिए। अब इनकम टैक्स स्लैब तो तुमको मैंने बताया था बेटा, ये हर साल, यानी हर साल नहीं होना चाहिए, पर जो बजट जो आता है ना उसमें अनाउंस होता है कि क्या रहेगा इस बार, कैसा रहेगा। तो ये तुम्हारे को एक सैंपल दिया गया है, ठीक है, फाइनेंशियल 2019-20 का, ठीक है। हर साल जरूरी नहीं है चेंज हो, बट कुछ ना कुछ आना जाना होता ही है इसके अंदर। हाँ तुम्हारी बुकों में जो है तुमको वही फॉलो करना है। और सुन एक और चीज, ये फॉर द नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चेंज होने वाले हैं, तुमको हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, पर तुमको ये चीज समझना पड़ेगा कि डिडक्शंस कैसे लेते हैं, उसे कंप्यूट कैसे करते हैं। तुमको अगर स्लैब का, जैसे मैंने भी मतलब समझाया, अब स्लैब कुछ भी लगाओ तुम लोग कर सकते हो ना, तो वैसा ही है। तो एक बार के लिए स्लैब रट लेता, जो लोग 60 साल से कम के हैं उन लोगों के लिए 2.5 लाख तक के जीरो रहता है, 2.5 से 5 के लिए 5%, 5 से 10 के लिए 20%, और 5 से 10 के लिए 20%, और 10 के ऊपर डायरेक्ट 30% लगता है उन लोगों को, ठीक है ना। तुम लोगों को ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज़ें इग्नोर करो तुम लोग प्लीज़। हाँ एक बार ये देख लो। और वैसे नीचे वाले केस में का भी, जो 60 साल के ऊपर है 3 लाख तक कुछ नहीं रहता है, 3 से 5 के लिए उन लोगों का कहते हैं 5% हो जाता है, अभी बचा हुआ सेम ही है। 5 से 10 का उन लोगों को 20%, और उसके अबव में ये बेसिकली 50,000 रुपये ज़्यादा ताकि उनको कोई टैक्स नहीं लगता है। वो चीज़ का मेरे को आइडिया नहीं बेटा, वो पेंशन का कैसे क्या काउंट होता है। जैसे जो मेरा नेशनल पेंशन स्कीम में जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ऐसा मेरे बंदे का तो बोलना है जिसने करवाया है मेरे इंश्योरेंस वाले ने, कि उस पर टैग वो टैक्स फ्री रहता है। बट उसमें भी कैसा था ना उसने मुझे कि तुम्हारे को 2 ऑप्शंस मिलेंगे, तुम 50% तक के टैक्स फ्री उसको निकाल सकते हो, बचे 50% को तुम फिर मंथली इसमें निकालो। नेशनल पेंशन स्कीम बेसिकली कैसा था ना, पेंशन क्या होती है देखो पता है ये चीज़। तो अगेन इंडिया में फॉर्चुनेटली क्या है कि तुम लोग अपने ग्रैंडफादर वगैरह रह रहे हो अभी भी, वो लोग तुम्हारे साथ या तुम उनका, जो भी बोलना चाहो तुम लोग, ऐसा रहता है
ये इंडिया के बाहर में कल्चर क्या होता है ना, बच्चे जब 22-23 साल के होते हैं खुद कमाने लगते हैं तो दे लीव देयर पेरेंट्स। और ये कोई ऐसा नहीं कि आज से मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, वैसा नहीं होता है। वो लोगों को आई वुड से प्राइवेसी चाहिए रहती है, उनके पेरेंट्स को भी चाहिए थी कि भाई अब हम लोग 20-30 साल से तुम्हारे पीछे रहे, अब इंडिपेंडेंट हम लोगों को जीना है। बट पेरेंट्स जो रहते हैं एक एज के बाद में वो लोग पैसे कमाना बंद हो जाता है। अब अगर आपने ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सेविंग नहीं किया हुआ तो आपका पैसे बचेंगे नहीं। फिर आप लोग क्या करोगे, 60-70 साल के हो गए तो आप बाहर ही रोड पे आ गए। आप लोग अगर रोड पे आ गए तो सेफ्टी का इशू आ रहा है, खुद की भी और लोगों की भी। आप चोरी वोरी करने लग जाओगे कुछ भी, या आपके कारण कुछ और भी परेशानी गवर्नमेंट को आ सकती है। प्लस आप तो उनके नागरिक हो ना, तो वो चाहेगा आपको अच्छे से रखे। तो इसलिए ये लोगों ने क्या स्कीम शुरू किया था कि आप जब काम करते हो तो आप मे बी फॉर एग्जाम्पल हर महीने अपने 10,000 रुपये जो सैलरी थी उसको आप गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करो स्कीम में। जितना आप इन्वेस्ट करें उतने आपका एम्प्लॉयर को भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपकी अगर सैलरी 3 लाख रुपए है, एक मैक्सिमम रहता है उसका अपर लिमिट, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट की है उसमें से, तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा अब एम्प्लॉयर जो आपका बॉस वो भी डालेगा वो स्कीम में आपके नाम पे। तो बेसिकली पैसा तो एकदम डबल ही हो गया आपके लिए, बट उसका भी एक लिमिट रहता है। ऐसा 10,000 नहीं होता, 3,000 रुपये का कुछ आता है। हाँ करेक्ट, अगर आप लोगों की कंपनी उसके अंदर रजिस्टर्ड है तो। अब अगर कल मैं मान लो पान की टपरी खोल रहा हूँ 2 बंदों को लगाए तो नहीं, अगर मैं बड़ा कुछ खोल रहा हूँ तो उसके अंदर 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा वगैरह ऐसा कुछ रहता है उसका भी रूल। बट अगेन मुझे बहुत आइडिया नहीं, बस तुमको आइडिया दे रहा हूँ मैं इस चीज़ का कैसा होता है। तो वो फिर तुम गवर्नमेंट के इसमें डालते जाते हो, गवर्नमेंट वो पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी गवर्नमेंट खुद जो पैसा लेती है वो इन्वेस्ट करती है मे बी हाईवे बनाने में, ABC XYZ चीज़ों पे बनाने के लिए, और उसके बदले वो रिटर्न्स आपको देते रहती है। तो आपका बेसिकली उसमें पैसा ग्रो होते जाता है। जब आप लोग रिटायर होते हो तब आपके पास में उसका ऑप्शन होता है, या तो पूरा पूरा विड्रॉ कर लो एक साथ, या आप पेंशन मंथली आपको पेंशन आती जाएगी, वो चीज़ रहती है। अब उसका भी मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होती है, वन टाइम विड्रॉल अलाउड होता है नहीं होता है, और फिर कब तक के मिलती है। अब इसके अंदर भी जो सोल्जर वगैरह होते हैं उनके क्या बोलते हैं, रिटायर होने के बाद भी उनका चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर ही बोल दो ना, वो रात उनके डेथ के बाद में भी उनके फैमिली वालों को जाती है, तो वो वही चीज़ रहती है पेंशन की। अब ये चीज़ जो बिजनेस वाले रहते हैं उन लोगों के पास में ऑप्शन नहीं रहता है खुद के लिए, तो ये नेशनल पेंशन स्कीम जैसा हो जाता है कि आप डालो वहाँ पे इन्वेस्ट करो, फिर बाद में आपको ऐसा मिल जाएगा आपस से एक एज के बाद में। तो ये बेसिकली खुद के रिटायरमेंट के प्लानिंग की चीज़ें रहती है। अगेन ऑल दीज थिंग्स इफ दे इंटरेस्ट यू एनी हाउ थोड़ा बहुत भी, CA में तो रहती है, आई थिंक BCom BBA जैसे कुछ ना कुछ कोर्स में भी होगी। प्लस ये सब छोड़ो, तुम लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ना भी शुरू करोगे ना थोड़ा बहुत, नॉट दैट नेशनल पेंशन स्कीम पूरा समझ में आ जाएगा, पर तुम 25-30 वाले टर्म सुनोगे, तुमको धीरे धीरे एक अच्छा खासा आइडिया आ चुका होगा उसका। तुमको एकदम तो कोई डेफिनेशन या फिर ये स्लैब ऐसा, ये स्लैब ऐसा, ये ऐसा वैसा नहीं दिया हुआ रहेगा, तो 25-30 अलग अलग कंटेक्स्ट में जब रहेगा तुमको समझ में आएगा। मुझे भी बहुत कुछ चीज़ें वैसे ही समझ में आई है। प्लस तुम बड़े हो गए, जब तुम इन्वेस्ट करने के लिए बैठोगे, कोई CA से बात करोगे, तुम्हारे दोस्तों से बात करोगे, दोस्त बताएंगे, घर वाले बताएंगे कि यार तेरा इसमें डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब भी ऐसा हुआ, मेरे को एक इस पर साइन करवाए, 20 लाख रुपए आए थे, मैं बड़ा खुश, भाई 20 लाख रुपए आ गए मेरे नाम पे। तो पता चला कि मैं जब पैदा हुआ था तब मेरे दादाजी ने कोई एक वो शुरू किया था, मैंने पोस्ट ऑफिस में पैसा देना। पोस्ट ऑफिस भी एक पहले का इन्वेस्टमेंट होता था कि हर महीने मान लो 1,000 रुपये देंगे, फिर जब लड़का हमारा 30 साल का होगा तब उसे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब वो मुझे नहीं पता उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या था, वो उतना मैंने समझा नहीं, पर 20 लाख का मुझे 1 रुपये भी नहीं मिला, वो वापस से गया घर वालों के पास में, वो कोई भी चीज़ में करे। बट ये सब चीज़ें भी होती है। तो ये बहुत अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट के स्कीम्स आते रहते हैं कि तुम थोड़े से बड़े हो गए, तुम कमाना शुरू करोगे तब तुम्हारे पीछे लोग आने ही वाले हैं, ठीक है ना, बताने के लिए। घर वाले बोलो, तुम्हारे ऑफिस HR जो होते हैं वो लोग तुमको सब चीज़ें समझाएंगे। तो चलो नेवर माइंड, अब आगे का ये देखो बेटा, टैक्स रिबेट अंडर 87A, एक बार ये पढ़ो। Section 87A provides a tax relief to individual taxpayers whose taxable income doesn't exceed a specific amount। बताया जाएगा क्या कहते हैं, टैक्सेबल ग्रॉस इनकम नहीं, क्या टैक्सेबल इनकम अगर मान लो 7 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, अप टू 7 लाख रुपीज जा रहा है, तो तेरा जो भी टैक्स आने वाला है उसमें 12,500 तेरे को आपस से हटवा दिया जाएगा। तो टैक्स रिबेट अंडर इज अलाउड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 12,500 फॉर द टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख। जैसे ये 5 लाख का है, अगर तेरा 5 लाख तक का हो रहा है टैक्स इनकम, तो वो जो भी टैक्स इनकम तेरा आया है, मान लो तेरे को एट द एंड टैक्स भरना पड़ा 30,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 12,500 हटा देते हैं। क्यों? गवर्नमेंट की खुशी थी, ठीक है, जहाँ गरीब रख ले वाला। समझा आता क्या हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ एक होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बेटा सेस वर्ड का मतलब समझ लीजिए,
सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स भरना। जैसे अभी ना स्वच्छ भारत सेस चल रहा था, अभी भी है क्या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है। तो मान लो सेस चल रहा है 10%, तुमने मान लो 100 रुपए की कोई चीज खरीदी जिसके बाद 5% जीएसटी भरना था और सेस आ गया 10% का, तो तुम्हारा पूरा टैक्स मिला कितने परसेंटेज हो गया है 15, तो तुमको कितना भरना पड़ जाएगा 100 के ऊपर 15%, 115। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये 10% जो है वो 10% से 5% की जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर है। मतलब ये 5% कितना हो रहा है, 5 रुपए हो रहा है। ये 5 रुपए कहाँ 10%, 0.5 हो गया है, तो तुम्हारे को सेस 0.5 रुपीज, तो 105.5 रुपए तुमको भरना पड़ रहा है, वो होता है। तो सेस कैसे निकाला जाता है, तुम्हारी पूरी की पूरी जो टैक्स आ रही है उसके ऊपर एक्स्ट्रा का टैक्स और जो लग रहा है। अगर तुम्हारा टैक्स आए 1 लाख रुपए भरना है, 4% सेस है, तो 4,000 रुपए और भरना पड़ता है। समझा ये चीज़? तो इस कारण से बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है लोगों को, बट जब जेब से पैसा जाता है तब जान बहुत जलती है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया है, यहाँ तक कोई इशूज़ है, 4% का लग रहा है ये, फेयर इनफ। एक बेसिक आइडिया सब चीज़ों का आ गया है। यस, ये तो चलो ठीक है, अपने क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तब आप लोगों को बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कल अपन लोग इसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। अब ये न्यू टैक्स रेजीम, अरे भगवान मार डालो मुझे, एक बार स्कूल में पूछ लेना कि ओल्ड टैक्स रेजीम से करना है, न्यू टैक्स रेजीम से करना है, क्या करना है। कल अपन लोग ये तीनों की तीनों चारों एग्जाम्पल्स जो है वो खत्म करेंगे और कल ये चैप्टर को रैप अप कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। कैन स्टार्ट द इवेंट।